चल, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट्स। सर, फाइनेंशियल मार्केट्स ये क्या है? सर, बेसिकली हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हाउस होल्ड्स, जो हमने मनी एंड बैंकिंग में भी सीखा है ना, इकोनॉमिक्स में, वैसे हम यहाँ पे भी सीखेंगे कि कैसे हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स है वो ले जाकर किसको दे दी जाती है, इन्वेस्टर्स को दे दी जाती है, किस द्वारा दी जाती है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। बेसिकली हमको पता भी है कि हम जैसे कि अपनी सेविंग्स, हम हाउस होल्ड्स हैं तो हम अपनी सेविंग्स बैंक को देते हैं, है ना, कि भैया हमारी सेविंग्स है, रख लो अपने पास और बदले में हमको क्या दो, उसका ब्याज दो, है ना। और जो बैंक होती है वो क्या करती है, इन्वेस्टर्स को दे देती है, मतलब बेसिकली जिनको लोन है, लोन की ज़रूरत है, लोन टेकर्स, उनको दे देती है ना। और उनके बाद क्या करती है, वो वहाँ से अपना ब्याज कमाती है, अपने पास रखती है, और थोड़ा जो हमको प्रॉमिस किया होता है हमको वो दे देती है ना। ये हमने मनी एंड बैंकिंग में समझ भी रखा है, चैप्टर 6 जो हमारा है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या समझना है सर, हमें यहाँ पे समझना है कि बैंक्स के अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, जहाँ से क्या होता है, बेसिकली हमारी सेविंग्स लेकर और इन्वेस्टर्स को दी जाती है, ताकि वो अपनी क्या कहते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर पाए, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो अपने पैसे को और बढ़ा पाए, ताकि हमें भी फ़ायदा हो, बैंक को भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि एक बंदा अगर लोन ले रहा है, अगर एक बंदा लोन ले रहा है और उस पर ब्याज चुका रहा है, तो अगर वो ब्याज चुकाने जितना हैसियत रखता है तो इसका मतलब वो उससे ज़्यादा ही कमा रहा होगा ना, है ना। बेसिकली अगर कोई कमा रहा है तभी तो वो कमाने के लिए तो लोन लेता है, या फिर किसी और चीज़ के लिए जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसके लिए तो लोन ले रहा है, तो उसकी हैसियत होगी तभी तो वो लोन ले पा रहा है, तभी तो वो लोन चुका पाएगा। अगर उसकी हैसियत ही नहीं होगी तो वो लोन चुकाएगा ही क्यों, या वो लेगा ही क्यों, है ना। तो यहाँ पे हम वही समझेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कि फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर देर इज अ क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या बोला? वेयर देर इज अ क्रिएशन ऑफ, या फिर कहे तो एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि अगर मान लो कि हम हाउस होल्ड्स ने पैसा उठा के, सेवर्स जो हम हैं, हमने पैसा उठा के बैंक को दे दिया, बैंक ने लोन दे दिया, है ना। किसको दिया? इन्वेस्टर को दिया, मान लो अडानी को दिया। अडानी ने क्या किया, उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाया, वहाँ से प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमा के लोन भी चुकाया और इंटरेस्ट भी चुकाया। इंटरेस्ट चुकाया तो इंटरेस्ट जैसे ही चुकाया तो बैंक अपनी कमाई अपने पास रख लेगी, और बाकी का क्या कर लेगी, हमको इंटरेस्ट दे देगी हमारी कमाई पे, ताकि हमें ये लगे कि हमने भी कमा लिया, बैंक को ये लगे कि बैंक ने भी कमा लिया, और हमारे अडानी भाई साहब तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएशन भी हो सकता है और एक्सचेंज भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे क्रिएशन कैसे होता है समझना सर। क्रिएशन तब होता है जब मान लो कि कोई न्यू शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू किए गए हो। क्या बोला गया? न्यू शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू किए गए हो तो क्रिएशन होता है ना। मतलब जैसे कि कंपनी क्या कर रही है, न्यू शेयर या बॉन्ड्स या फिर कहे तो डिबेंचर्स इशू कर रही है, जिससे वो पब्लिक से पैसा ले रही है और बदले में उनको अपने शेयर्स दे रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट्स हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उन्हीं को ही बार बार बेचा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बार बार कंपनीज नए नए शेयर्स लाती होगी, नए नए डिबेंचर्स लाती होगी, नए नए बॉन्ड्स लाती होगी? नहीं सर, उनके एक बार जो शेयर्स मार्केट में आ गए, इसके बाद क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज होता है, मतलब परचेज एंड सेल होती है किसकी? एग्जिस्टिंग शेयर्स की, है ना। जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में उसी की ही परचेज सेल चल रही होती है। जैसे कि मान लो कि आपके पास टाटा के शेयर्स है, मेरे पास अडानी के शेयर्स है, तो मेरा अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं अडानी के शेयर्स बेच दूंगा, आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप टाटा के शेयर्स बेच दोगे, है ना। और टाटा के शेयर्स बेच दिए तो कोई खरीद भी लेगा, तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया। बदले में आपको उसने क्या कर दिया, कैश दे दिया होगा, और आपने उनको क्या दे दिया, अपने शेयर्स दे दिए, है ना। तो यहाँ पे क्रिएशन भी हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट में, और एक्सचेंज भी हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द हाउस होल्ड्स
फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द हाउस होल्ड्स मतलब सेवर्स एंड द बिजनेस फर्म्स मतलब इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। अब सर ये क्या बोल दिया, तो सर ये आप इस अपने इस वाले नोट से देखो एक बार समझना सर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स, क्या बोला गया, प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स फ्रॉम सेविंग सरप्लस यूनिट्स मतलब हाउस होल्ड, और कौन है सर, सेविंग डेफिशिएट यूनिट्स मतलब इंडस्ट्रीज या फिर गवर्नमेंट, यहाँ पे कहे तो इन्वेस्टर्स, है ना, जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पर उनके पास सेविंग डेफिशिएट है ना। सेविंग डेफिशिएट मतलब उनके पास उनकी सेविंग नहीं है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, किसी और से पैसा लेके और क्या करना चाह रहे हैं, अपनी बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, है ना। कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है। अल्टरनेटिव्स क्या दे रखा है यहाँ पे, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स भी कर सकते हैं ये काम या फिर फाइनेंशियल मार्केट भी ये काम कर सकता है। आप किस भी वे में अगर कंपनी को पैसा दे रहे हो, चाहे आप शेयर्स खरीद रहे हो तो पैसा दे रहे हो, डिबेंचर्स खरीद रहे हो तो पैसा दे रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो तो पैसा दे रहे हो, या कोई भी एक्स वाई जेड अगर आप कंपनी से खरीद रहे हो और आप उससे पैसा दे रहे हो, तो भाई साहब वो तो लाइबिलिटी चढ़ा रहा है ना अपने ऊपर। आप तो सेवर्स थे, आपने क्या करा, भैया मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, पर मुझे मेरा पैसा थोड़ा सा बढ़ के देना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा के देना पड़ेगा। तो वो बढ़ाएंगे कैसे, वो पहले अपने बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस में लगाने के बाद जाके आपको प्रॉफिट देंगे, है ना। आगे सर, तो सर फाइनेंशियल मार्केट क्या बोल रखा है यहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, दीज आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, क्या है सर ये, दीज आर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, these are the institutional arrangements by which saving generated in the economy are channelized into avenues of investment by industries, business and governments. It is the market for the creation or and exchange of fixed assets। वही बात आ गई ना, देखो समझना क्या बोला जा रहा है, ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है, क्या है सर, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है बाय विच सेविंग जनरेटेड इन द इकोनॉमी मतलब जो हम सेविंग कर रहे हैं, हाउस होल्ड जो सेविंग करता है बेसिकली, वो जो जनरेट हुई है इकोनॉमी में, वो चैनलाइज हो सके, बेसिकली मोबिलाइज हो सके, बेसिकली लग सके इनटू एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडस्ट्रीज मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रीज कुछ नया चालू करना चाह रही है या जो फिर उन्होंने चालू कर रखा है उसको बढ़ाना चाह रही है, तो उसमें वो पैसा लग सके, या बिजनेस में लग सके या फिर गवर्नमेंट के किसी काम में लग सके। इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं सर, फाइनेंशियल एसेट्स के एक्सचेंज बेसिकली करा जा सकता है। कोई भी, जैसे कैश हो तो कैश हम देते हैं, बैंक से हम पैसा दे सकते हैं, बैंक में ही तो बेसिकली हम सेविंग कर रहे हैं। आपको लगता है आपके पास आपके बैंक में पैसा पड़ा है, बस बेसिकली आपके बैंक में जैसे ही आपने पैसा डाला है वैसे ही वो गायब हो जाता है। मैंने आपको सिखाया था मनी एंड बैंकिंग में कि बैंक अपने पास सिर्फ मात्र 10 से 20% 30% रखती है, जो कि उसको मेंटेन करना पड़ता है, आरबीआई ने बोल रखा है। बाकी का पैसा 70 से 80% जो पैसा होता है वो बैंक लोन्स पे चढ़ा देती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर 10 लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं तो अगर निकालना भी होगा ना तो इक्का दुक्का ही निकालेगा, बाकी 8 लोग अभी भी पैसा जमा करके ही रखेंगे। ठीक है सर। अब सर इसको फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस क्या है सर, पहला फंक्शन है सर mobilizing of saving and channelizing them into the most productive uses। क्या बोला जा रहा है सर, बेसिकली मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स मतलब बेसिकली मोबिलाइज करना एक जगह से दूसरी जगह। मोबिलाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो बेसिकली मोबिलाइज करना सेविंग को, एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस मतलब बेसिकली उनको डाल देना किधर, मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। बेसिकली जैसे कि मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में सर क्यों आपको बैंक्स
और बाकी के जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उनके हिसाब से ज़्यादा आपको मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। 10 से 12% तो ईजिली मिल जाता है अगर एक म्यूचुअल फंड होता है तो सर उसमें इसीलिए ही मिलता है क्योंकि म्यूचुअल फंड हम जिस भी कंपनी को दे रहे होते हैं, जिस भी जैसे मान लो हमने निफ्टी 50 में लगाया, किसी में लगाया तो एंजल वन के थ्रू लगाया, या फिर ग्रो अप, जो भी ऐप्स आ रहे हैं, तो सर उनके पास एक मार्केट रिसर्च टीम होती है बेसिकली, है ना। उनके पास एक मार्केट रिसर्च टीम होती है। वो क्या करती है, अच्छी अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करती है जो कि क्या कर सकती है ना, हमको प्रॉफिट दे के जा सकती है। तो वो क्या करती हैं, अपना पैसा कमाती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, है ना। फिर उसके बाद हमको 10-12% दे देती है, ताकि हमें भी लगता है कि हाँ यार बैंक में 6-7% का मिल रहा था, यहाँ पे हमें 10%-12% का मिल पा रहा है इंटरेस्ट। ठीक है सर। तो वही बात है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं ना, यही करते हैं, जो भी फाइनेंशियल मार्केट हो वो यही करता है कि वो एक जगह से सेविंग्स उठाता है और उसको चैनलाइज कर लेता है प्रोडक्टिव यूजेस में, मतलब बेसिकली प्रोडक्टिव यूजेस में लगा देता है। अ फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स द एलोकेटिव फंक्शंस। क्या बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एक एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है बाय लिंकिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। वो क्या करता है, लिंक बिठाता है किसके बीच में, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जैसे कि आपको मैं सिंपल सा समझाऊं कि यहाँ बैठे हैं हाउस होल्ड्स, यहाँ बैठे हैं हाउस होल्ड्स, बीच में बैठा है फाइनेंशियल मार्केट और यहाँ बैठे हैं हमारे इन्वेस्टर्स। तो इन के बीच में बिजनेस और जो हमारे हाउस होल्ड्स है, इनके बीच में लिंक किसने बिठाया सर, ये जो फाइनेंशियल मार्केट बीच में बैठा है ना सर। thus mobilizing saving and channelizing them to make the most use of idle saving। जो सेविंग कर चुके हैं हम उसका एक अच्छे से यूटिलाइज हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं, चैनल बनाते हैं कि हाँ भैया इनकी सेविंग है, इनको वापस लौटानी है, तुम क्या करो, इनकी सेविंग में तुम्हें दे देता हूँ, तुम क्या करो, मुझे भी कमा के दो और उन्हें भी कमा के दो जिन्होंने दी है ना, क्योंकि ये मेरी कमाई तो है नहीं। फाइनेंशियल मार्केट क्या बोलता है, ये मेरा पैसा तो है नहीं, है ना, ये किसी और का पैसा है, तो लाइबिलिटी दुगनी है आपके ऊपर। ठीक है, आगे सर। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब सर ये फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड्स, सप्लायर ऑफ फंड्स एंड द बिजनेस फर्म्स हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर द ट्रेडेड फाइनेंशियल एसेट इन द मार्केट। सर समझ में आ गया बिल्कुल, कोई मुझे लगता नहीं है कि उसको समझाने की ज़रूरत है। क्या बोला जा रहा है कि जो इंट्रैक्शन है बिटवीन द हाउस होल्ड्स, मतलब जो सप्लायर ऑफ फंड्स है, जो सेवर्स है, एंड द बिजनेस फर्म्स हेल्प्स टू establish a price for the traded financial asset in the market। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है ना, जो भी मार्केट में फाइनेंशियल एसेट चल रहा है ना, जो भी मान लो शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स की यहाँ पे बात करी जा रही है, उसका प्राइस स्टैब्लिश करने के लिए भी फाइनेंशियल मार्केट बहुत काम आता है सर। प्राइस डिस्कवरी जिसे हम कह रहे हैं ना, तो फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी होती है। मतलब जैसे कि देखो कि किसी कंपनी के मान लो कि शेयर्स बिक नहीं रहे, या मान लो कि उसकी प्राइस कैसे सिलेक्ट करें कि उसकी शेयर्स की प्राइस कैसे होनी चाहिए, तो सर वो होती है डिमांड के प्रति, है ना, कि जैसे मान लो कि पब्लिक उसकी शेयर्स की डिमांड ज़्यादा कर रही है, तो सर उसका प्राइस भी वैसा ही रहेगा। उसकी डिमांड ही कम है तो प्राइस भी वैसा ही रहेगा, है ना, प्राइस कम रहेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट इसमें भी हेल्प करता है। आके प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी मतलब मैंने आपको समझाया था, लिक्विडिटी अगर हम कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमें पता होगा लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है क्या, कैश। फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। देखो बोल दिया ना यहाँ पे कि फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं ना वो कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। सर मेरे को टाटा के शेयर्स मेरे पास पड़े थे, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, मैंने अपने टाटा के शेयर्स बेच दिए, बदले में पैसे खर ले लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो मार्केट में जल्दी बिक गए और हमको क्या मिल गया, हमारा कैश मिल गया, है ना। एज फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप परचेज और सेल कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, मतलब आप अपने शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स बेच सकते हो और बदले में कैश ले सकते हो, या फिर कैश देके और बदले में शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स खरीद भी सकते हो।
रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी घट जाता है। पहले क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, बीच में ब्रोकर्स वगैरह 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 सब आते थे। यहाँ पे अब क्या हो गया है ना, अब बहुत अच्छा अच्छा चीज़ हो गई है। पहली बात तो अगर बैंक है तो कोई ब्रोकरेज चार्ज तो लग ही नहीं रहा है ना। बाकी की बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई है जिससे क्या हो रहा है ना, सारा टाइम एफर्ट्स मनी सब बच रहा है ना। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडेड सिक्योरिटी एंड सेव टाइम एफर्ट्स मनी ऑफ द बोथ बायर एंड सेलर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। सर समझना, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है ना, बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से ही रेडी करके रखता है कि क्या ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ है, मतलब बेसिकली कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी सही नहीं है, किस में पैसा लगना चाहिए, किस में पैसा लगना नहीं चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि हम कोई भी चीज़ अगर मान लो कि जैसे हनी सिंह का गाना आया है ना, या बादशाह का गाना आया, तो क्या होता है ना, वो ट्रेंड पे करने लगते हैं, ट्रेंड दिखाता है कि भाई ये ट्रेंडिंग नंबर 1 गाना चल रहा है, ट्रेंडिंग नंबर 2 गाना चल रहा है, ट्रेंडिंग नंबर 3 गाना चल रहा है ना। ऐसे होता है। तो ये ट्रेंडिंग बनती कैसे है, क्योंकि लोग उसको सुन रहे हैं, बेसिकली लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो ट्रेंडिंग में बन गया है ना, कि यार ये गाना अच्छा चल रहा है, अरे अभी गुरु रंधावा का अच्छा चल रहा है, अरे अभी इसका चल रहा है। तो वैसे ही सर क्या होता है ना, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स बता देते हैं कि भैया ये वाला कंपनी ज़्यादा बूम पे चल रही है, ये कंपनी अभी नहीं चल रही है ना। ये होता है सर। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है फाइनेंशियल मार्केट के क्या है ट्रेडेड सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, एंड सेव टाइम एफर्ट्स एंड मनी। इससे क्या हो जाता है, टाइम भी एफर्ट्स और मनी तीनों सेव हो जाते हैं। किस किसके, बायर का भी तो सेलर का भी। ठीक है सर, यहाँ आगे पढ़ते हैं सर। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे क्या है सर, टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है। पहला है सर मनी मार्केट और दूसरा है सर कैपिटल मार्केट। पहला है सर मनी मार्केट और दूसरा है सर कैपिटल मार्केट। सर मनी मार्केट क्या होता है, इट इज़ अ मार्केट विच डील्स, क्या बोला जा रहा है, इट इज़ अ मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड हुज मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। क्या बोला सर, बहुत अच्छी चीज़ बोली। कि जो मनी मार्केट होता है, मनी का मतलब कैश समझ लेते हैं है ना, मनी का मतलब कैश समझ लेते हैं कि मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है और उनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, लेस देन 1 ईयर है ना। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड्स या हम सेवर्स क्या कर रहे हैं, मनी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है जो कि साल भर से अंदर में ही हमको बेनिफिट दे जाएगी सर। ठीक है। अब आपको सर साल भर से अंदर में अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो बेसिक सी बात है कि वो थोड़ा सा छोटा बेनिफिट होगा कंपेयर टू जो कि आप कैपिटल मार्केट में, बड़े मार्केट में है ना, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं ना, उससे आपको तो क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा है ना। बट मिलेगा ज़रूर। तो सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें शॉर्ट टर्म में कहीं हमारे पास पैसे पड़े होते हैं पर हमको उसमें भी ब्याज कमाना होता है या हमको उसमें भी पैसे कमाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं सर, उसको भी हम क्या करते हैं, मनी मार्केट में लगा सकते हैं। तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स है ना। इट डील्स विद मॉनेटरी एसेट्स हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। ठीक है, ये सारी बातें समझा दी। इसमें एग्जांपल्स दे रखे, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बिल है ना। ये सारे क्या है सर इसे समझते हैं सर। जो ट्रेजरी बिल होता है ना, जो ट्रेजरी बिल होता है, ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है आरबीआई के बिहाफ पे, ये हमको है ना मिलता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे कि अ ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट issued by the RBI in the form of promissory note। अब सर ये एक promissory note होता है on behalf of the central government to meet its short term requirement of funds। ये किसके लिए दिया जाता है सर, behalf of the behalf of the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म की नीड होती है ना, शॉर्ट टर्म मनी की, तब ये क्या करा जाता है, इशू किया जाता है क्या सर, ट्रेजरी बिल। ये सर इसकी ड्यूरेशन क्या दे रखी है, 14 to 365 डेज, मतलब मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 365 डेज का होता है, ताकि उनकी फुलफिल हो सके शॉर्ट टर्म नीड्स। देखो यहाँ पे सारी बातें हम शॉर्ट टर्म नीड्स के बारे में ही बात करेंगे। अब सर इधर
और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। इट इज़ हाईली लिक्विड, ये क्या होता है सर, हाईली लिक्विड होता है, एज अश्योर्ड रिटर्न एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट। यहाँ पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पैसा मांग रही है तो सर नेग्लिजिबल डिफॉल्ट होने का काम है, मतलब गवर्नमेंट आपसे क्या नहीं करेगी सर, फ्रॉड नहीं करेगी। गवर्नमेंट अगर आपसे पैसा ले रही है तो गवर्नमेंट आपको पैसा चुकाएगी, ऐसा इनका कहना है ना। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इट मल्टीप्लाइज देयर ऑफ। ये किस में मिलते हैं सर, मिनिमम इनका जो अमाउंट होता है वो होता है 25,000 का, है ना, जो कि मल्टीप्लाई होता है बाद में, है ना। ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं सर इसको, इस ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या है सर, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो, क्यों सर जीरो बोला इसको, सर जीरो क्यों बोला इसको, क्योंकि सर जीरो बोलने का मतलब ये था क्योंकि यहाँ पे दे डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट बट द इशूड प्राइस इज लेस देन द रिडम्पशन वैल्यू। यहाँ पे सर मतलब समझना, देर इज अ डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन देन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन इन्वेस्टर परचेज 191 days treasury bill with the face value of 1 lakh for 95,000. By holding the bill until the maturity date, the investor receive 1 lakh rupees. सर यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना सर यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली समझना, वेट अ सेकेंड। सर यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं कमाया जा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं कमाया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि आपने लेट सपोज बोला गया कि फेस वैल्यू, सपोज करो कि फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, जैसे सपोज करो 10 रुपीज़ थी, ठीक है। अब 10 रुपीज़ का मान लो कि ट्रेजरी बिल था, है ना, पर अब वो 10 रुपीज़ का ट्रेजरी बिल आपको दिया जाएगा ओनली 9 रुपीज़ में, 9 रुपीज़ में। क्यों सर, ये ट्रेजरी बिल आपको 9 रुपीज़ में क्यों दिया गया सर, क्योंकि सर जब आप रिडीम करोगे, मतलब जब सरकार आपको पैसा वापस देगी तब आपको ये 10 रुपीज़ ही देगी। मतलब बेसिकली सर आपने 9 रुपीज़ दिए पर आपको सरकार क्या करेगी सर, 10 रुपीज़ देगी, है ना। सस्ते में दे रही थी ट्रेजरी बिल, ताकि जब बाद में रिडीम होएगा, बाद में जब पैसा मिलेगा तो वो आपको एक्चुअल रेट, मतलब जो 10 रुपए की रेट है उस पे मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, वापस समझाता हूँ सर। ट्रेजरी बिल क्या होता है, आरबीआई देती है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। प्रॉमिसरी नोट होता है, 14 से लेकर 365 दिन का हो सकता है, और ये फुलफिल करता है शॉर्ट टर्म नीड्स किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ पे रिस्क कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। दूसरा, यहाँ पे हम इंटरेस्ट नहीं कमाते, हमको बेसिकली बोला जाता है कि ट्रेजरी बिल 9 रुपये का है और जब ये रिडीम करोगे तब आपको 10 रुपये दे दिए जाएंगे, है ना। जैसे अगर 1 लाख रुपए का ट्रेजरी बिल है, आप अभी 95,000 दे दो, जब आपको लौटाया जाएगा तो 1 लाख रुपए पूरे लौटाए जाएंगे, ऐसी बातें करी जा रही है ना। द डिफरेंट 5,000 रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर। अगर आपको ये कहना है कि जैसे कि यहाँ पे 1 रुपया है ना, तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो बीच में 1 रुपया है ये आपका इंटरेस्ट है। बाकी ऐसे एज सच फिक्स्ड होता है कि इंटरेस्ट जितना ज़्यादा दिन का होगा उतना ज़्यादा कमाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या होता है ना, इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है कि हाँ अभी हम खरीद रहे हैं 9 रुपये में, आपको लौटाएंगे 10 रुपये, बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर आपको पैसा देना है तो दो, वरना तो मत दो, ठीक है सर। आगे सर, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर सर, कमर्शियल पेपर इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है सर, कमर्शियल पेपर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है इशूड बाय अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्थिनेस कंपनी। सर ये बेसिकली टाटा अंबानी वाले काम है ना। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है सर, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी। लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी मतलब जिनकी रेपुटेशन ज़्यादा है, जिनकी गुडविल ज़्यादा है ना। वो कितने दिनों के लिए लेती है सर, 15 से लेकर 365 दिन, मतलब मिनिमम 15 दिन के लिए लेगी, मैक्सिमम वो 365 दिन। सर यहाँ पे वैसे ही लेस देन 1 आवर है ना, 1 ईयर है ना, तो सर वो तो 365 दिन से ज़्यादा हो भी नहीं सकता। ये सर बेसिकली काम क्या आते हैं,
क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास अपार धन पड़ा है वो हमसे पैसा क्यों मांगती है सर? और वो भी मनी मार्केट में, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, है ना? तो सर वो तब मांगती है जब उनके पास क्या होता है ना, वर्कर्स को पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं बचता। मतलब उनके पास एसेट्स ज़रूर है पर कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है ना? या सीजनल कोई काम है, या फिर वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल कुछ भी हो सकती है सर, मतलब मेनली डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल होती चाहिए होती है, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए भी क्या करते हैं सर, ये कमर्शियल पेपर को लॉन्च करते हैं। ठीक है सर। और सर इसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये अनसिक्योर्ड होता है। ये क्या होता है सर? अनसिक्योर्ड होता है, मतलब अगर कुछ भी हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे वाली बात होती है ना? नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होता है, हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 to 1 ईयर। ठीक है, ये तो हमको पता ही है ना? इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द पार। ये भी वैसा ही है सर, कि ये क्या होता है, सोल्ड होता है जब ये बेचते हैं हमको पब्लिक को कमर्शियल पेपर, तब ये डिस्काउंट पे आता है, और जब ये रिडीम होता है तब ये एट पार पे होता है। पर्पस तो आपको मैंने समझा ही दिया कि ये शॉर्ट टर्म या फिर वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए होता है। तो इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, मतलब एक टाइप का ब्रिज जो कि फाइनेंस को फुलफिल कर रहा है ना? अम, आगे सर, कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है सर? अब ये यहाँ पे समझते हैं सर। ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है सर? ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच कमर्शियल बैंक्स, सर यहाँ पे बैंक्स भी हमसे पैसा मांग सकती है ना? मतलब बैंक्स को भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना सर पैसे की, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर वो मान लो किसी और को चुका रहे हैं और उनके पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है ना? मैंने कहा ना कि बैंक क्या सोच के रखती है कि अगर 10 जने जमा कर रहे हैं तो एक दो जने ही लेने आएंगे। पर सर अगर ऐसा हो गया कि उन एक दो जनों के लिए भी वो पैसा क्या नहीं किया इन्होंने, सेव नहीं करा, मतलब बैंक में रखा नहीं रखा, वो उसका भी लोन दे दिया, या फिर सर आगे 3 4 जने 4 5 जने, तो भी सर क्या चाहिए, नीड हो जाती है सर, इनको पैसे की नीड पड़ जाती है। तो सर क्या करते हैं, कॉल मनी क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि कौन यूज़ करता है, कमर्शियल बैंक यूज़ करता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, बोरो from each other to be able to maintain the minimum cash balance called cash reserve ratio and required by the RBI, है ना? मतलब ये बेसिकली लिया किसके लिए जाता है सर? कैश रिजर्व रेशो, मतलब CRR, जो मैंने आपको समझाया था मनी एंड बैंकिंग में, कि अपना CRR मेंटेन करने के लिए RBI के साथ ये क्या करती हैं, कॉल मनी इशू करती है। सर ये 1 से लेकर 15 दिन तक के लिए ही होता है, इनके पास इतनी ही ड्यूरेशन होती है, इस इतने में इनको पैसा मिल जाता है। कोई ना कोई हाउस होल्ड सेवर्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, पैसा जमा करा देते हैं। कॉल मनी इज़ वेरी शॉर्ट, है ना? फाइनेंसिंग रिप्लेसेबल ऑन डिमांड, जब आपको डिमांड होगी तब आपको क्या कर देंगे, लौटा देंगे, विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन इज नोन एज कॉल रेट। ये जो इंटरेस्ट पे होता है कॉल मनी पे, इसको कहा जाता है कॉल रेट। मतलब इस कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो कहलाया जाएगा कॉल रेट, है ना? इट इज़ हाईली फ्लक्चुएटिंग रेट दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर टू आवर। क्या बोला जा रहा है कि ये इतनी हाईली फ्लक्चुएटिंग रेट होती है कॉल रेट, के कभी कभार ये दिन बदलती है, या फिर कहे तो घंटे भर घंटे भी बदल सकती है ना? तो ये बेसिकली किसके लिए काम आती है सर? कमर्शियल बैंक्स के लिए काम आती है, जो कि ईच अदर के लिए बोरो करती है ईच अदर से। ठीक है, आगे सर क्या क्या हो गया हमारा? ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, कॉल मनी हो गया। अब आ रहा है सर हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये क्या होता है सर? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड। सर ये बेसिकली जो मनी मार्केट होता है ना, ये अनसिक्योर्ड ही होता है, ये सिक्योर्ड नहीं होता है ना? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
इशूड बाय द कमर्शियल बैंक। सर ये भी इशू कर रही है कौन? कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज। सर ये कौन किसको करती हैं सर? ये इंडिविजुअल्स या फिर कॉरपोरेशन या फिर कंपनीज को, है ना। They are issued during periods in tight liquidity when the deposit growth of banks are slow but the demand for credit is high। सर ये कब इशू करती है सर? ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर कमर्शियल बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं सर? हम मनी मार्केट में इशू कर सकते हैं, जो कि सर क्या करते हैं बेसिकली, सर क्या करते हैं ये दोनों कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बेसिकली लॉन्च करते हैं, देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है इनके पास जो कि एक टाइप का पेपर, जो कि ये देते हैं किनको? इंडिविजुअल्स को भी दे सकते हैं, कॉरपोरेशंस या कंपनीज को भी दे सकते हैं। कितने दिनों के लिए होता है सर? ये 91 डेज के लिए से लेकर 365 डेज तक होता है। हाईली टाइट लिक्विडिटी पीरियड होता है, मतलब सर जब लोगों को क्रेडिट चाहिए पर इनको क्रेडिट देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है ना। मतलब बेसिकली क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा है पर जो ग्रोथ है वो स्लो है ना। मतलब कैश की इनके पास कमी होगी सर बेसिकली, है ना। These helps to mobilize a large amount of money for a short period। ये क्या करते हैं सर? क्योंकि इनको पता है कि इनके पास बाद में तो पैसा आ ही जाएगा, तो इससे क्या होता है सर, शॉर्ट पीरियड के लिए ये एक टाइप का लोन टाइप बोल सकते हो इसको, जो कि आप हमसे ले लेते हैं या फिर कंपनी से ले लेते हैं बड़े बड़े, ताकि क्या हो जाए, ये क्रेडिट जिनको चाहिए उनको मिल जाए और बाद में ये हमको क्या कर सके, चुका भी सके, है ना। और सर ये लास्ट में बच गया सर कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है सर? अभी यहाँ पे समझना, कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बिल क्या होता है सर? एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि यूज्ड फॉर फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फर्म्स। इट इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर ड्रॉर। सर पहली बात तो यहाँ पे बोला गया कि सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, तो सर इसका मतलब पहले तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद ही नहीं होगा कि 11th में हमने क्या पढ़ा था। तो सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ना, बेसिकली जब परचेजर और सेलर के बीच में, जब मान लो कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है पर परचेजर के पास पैसे नहीं है अभी चुकाने के लिए, है ना। परचेजर के पास क्या नहीं है सर? पैसे नहीं है चुकाने के लिए। तो चुकाने के लिए जब पैसे नहीं होंगे तो वो क्या देगा ना सर, वो बोलेगा कि तू एक काम करते हैं, मैं तेरे को आने वाली 30 तारीख को पैसे लौटाऊंगा, है ना। तो तू बदले में क्या रख, ये ले, एक चेक टाइप है ना, ये पकड़, इसे कहते हैं हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। जब तू ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरी बैंक में लगाएगा, है ना, तब मैं तेरे को मेरी बैंक तुझे क्या कर देगी, पैसा दे देगी, है ना। ठीक है, तो सर ये क्या होता है समझ लेते हैं वापस थ्योरी में। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स क्या होते हैं जब सोल्ड होते हैं क्रेडिट पे, द सेलर, है ना, ड्रॉर ड्रॉज एट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये ड्रॉ कौन करता है, मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कौन करता है? सेलर इशू करता है परचेजर को, ना कि परचेजर इशू करता है सेलर को, है ना। एंड बायर एक्सेप्ट इट्स, मतलब बायर क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ये क्रेडिट में मैंने तेरे से लिया था, अब क्या करना है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये मैं तुझे दे रहा हूँ। देखना वापस समझना, शायद मैंने बीच में थोड़ी एरर कर दी, है ना। एक बार वापस समझते हैं। सर क्या होते हैं, बायर और सेलर होता है। बायर को कहते हैं ड्रॉई, सेलर को कहते हैं ड्रॉर, है ना। तो ड्रॉर मतलब जो ड्रॉ कर रहा है, तो ड्रॉ कर रहा है मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो लिख रहा है ना। और बायर मतलब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है सर, ठीक है। on being accepted the bills become a marketable instrument। सर जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो ये एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रेड बिल, जिसको हम ट्रेड बिल भी कहते हैं, कि मतलब ये प्रूफ है कि इसने मेरे से माल खरीदा था, है ना। अ ट्रेड बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब सर ये ट्रेड बिल क्या हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। कैसे सर?
सेलर क्या कर सकता है, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अपनी बैंक में जाके बोल सकता है। जैसे मान लो कि मैं सेलर हूँ और आप बायर हो। अब आप लोगों ने क्या करा, मेरे से मान लो कोई माल खरीदा, है ना। अब मैंने आपको माल तो बेच दिया, पर आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने चिंदीखोरी कर दी। चिंदीखोरी कर दी मतलब आप लोगों ने बोला कि सर हमारे पास अभी पैसे नहीं है, आप एक काम करो, आप हमको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दो, है ना। तो मैंने क्या करा, वही काम कर दिया। मैंने कर दिया आपको कि ठीक है, मैं तुमको 1 महीने का टाइम देता हूँ, आप क्या करना, मेरे को पैसे 1 महीने बाद फलानी डेट को 25 तारीख को मुझे लौटा देना, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बोला ठीक है सर, तब तक पैसे आ जाएंगे, है ना। बट सर क्या हुआ ना, बीच में ही मेरी बेटी की शादी आ गई, है ना। अभी तो मेरी नहीं हुई है, पर मेरी बेटी की शादी आ गई, है ना। तो मेरी बेटी की शादी आ गई, तो उसमें क्या हुआ ना, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, है ना। अब पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, पर आप लोगों नल्ले निठल्ले लोगों ने मेरे को पैसा तो दिया नहीं। मेरे को पैसा दिया नहीं तो क्या करना पड़ेगा सर, मुझे अपनी बैंक के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि सुनो सुनो बैंक, मुझे अभी पैसे दे दो, मेरे पास 25 तारीख को पैसे आएंगे, है ना। तो तब आप निकाल लेना। बैंक भी बोलती है ठीक है भाई साहब निकाल लेंगे, है ना। कितने पैसे चाहिए, कितने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो सर मैं बोलता हूँ लेट सपोज 1 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। तो बैंक कहती है ठीक है, आपको हम 95,000 दे देते हैं, है ना। तो मैं बोलता हूँ 95, क्यों, मेरे से तो आप 1 लाख रुपए ले रहे हो ना। तो बैंक बोलती है भैया पतली गली नाप, क्यों, क्योंकि सर एक बात बताओ, अगर मैं आपको, बैंक क्या बोल रही है मुझे, अगर मैं आपको पैसे चुका रही हूँ, अगर मैं आपको पैसे चुका रही हूँ, तो सर मेरा क्या फ़ायदा उसमें। भाई मुझे तो 25 तारीख को मिलेंगे, अभी तो 1 तो तारीख चल रही है ना। तो अभी क्या करूँ मैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर तो आप चले जाओ, है ना। क्योंकि मेरे को अगर बेनिफिट ही नहीं होगा, किसी को अगर बेनिफिट ही नहीं होगा तो वो पैसा क्यों देगा। तो वो क्या कर रही है, बेसिकली मार्जिन काट रही है जिससे वो कमाई कर सके, है ना। तो 1 लाख तो निकालेगी और हक से निकालेगी, पर मुझे चुकाएगी मात्र 95,000। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ले लेना, 1 लाख रुपए ले लेना, 5,000 रुपये तुमको मैंने बख्शीश दे दी, ठीक है ना सर। तो यही होता है सर एक टाइप का कमर्शियल बिल, है ना। जब व्हेन अ ट्रेड बिल एक्सेप्टेड बाय अ कमर्शियल बैंक इट इज़ नोन एज कमर्शियल बिल। जब भी कोई कमर्शियल बैंक कमर्शियल बिल को, मतलब ट्रेड बिल को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे कमर्शियल बिल कहा जाता है। ये सेलर टू बायर होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेलर किसको देता है सर, बायर को देता है। अप टू 1 ईयर होता है सर, है ना, और मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आया समझ में। अभी इस वीडियो को यहीं भी ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम आगे का अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।